जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज एक ऐसी वीडियो का आगाज करेंगे जो वीडियो आपने YouTube पर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। साथियों, पूरी जीके का निचोड़ देखेंगे एसएससी जीडी 2025 की परीक्षा को क्रैक करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं साथियों कि इस बार आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए, यानी कि कोई आपको ऐसा भी ना लगे, 1% भी ना लगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, अगर आप 100% गारंटी के साथ चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, तो इन 100 सवालों को साथियों जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों इन 100 सवालों में मैंने पूरी जीके का निचोड़ साथियों एक तरीके से समाहित किया है। और मैं आपको साथियों यहां पर एक टारगेट भी देने वाला हूं, यानी कि ये 100 सवाल होंगे पूरी जीके जीएस के। इसमें से साथियों ज्यादा नहीं, आपको 31 से 32 प्रश्न बिल्कुल सही करना है और बताना है कि आपका ये टारगेट कंप्लीट हो पाया है या इसमें आप 1-2 नंबर 3-4 नंबर से रह गए हैं। तो इन 100 सवालों में 31-32 सवाल अगर आप कर देंगे तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन आपका एसएससी जीडी में होकर रहेगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है साथियों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। नौटंकी कहां का साथियों एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी कहां पर किया जाता है? उत्तर प्रदेश में किया जाता है। साथियों, बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे। सिर्फ 20 से 25 मिनट में ये 100 सवालों का टेस्ट आप लोग यहां पर लगाएंगे। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है साथियों? करनाल में। और करनाल कहां पर है? करनाल हरियाणा में है, ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो साथियों पीवी सिंधु इनका नाम है। यह आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए ऑफ ब्रेक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये तो क्रिकेट में साथियों ऑफ ब्रेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो जिनका आंसर यहां पर 22 अप्रैल है, मैं कहूंगा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। विश्व जल संरक्षण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी यहां पर 22 मार्च के साथ हैं, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। किस शासक ने बौद्धों के विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? धर्मपाल के द्वारा की गई थी, जिनका आंसर यहां पर डी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश साथियों कहां दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी होती है मुझे बताइए। तो अगर आपका जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या पुराणों की संख्या 18 होती है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल पुराणों की संख्या 18 ही होती है। महावीर स्वामी तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हो, तो मैं कहूंगा कौन से नंबर के तीर्थकर थे? तो कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए और ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे। उसके बाद देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर स्वामी का जन्म किस स्थल पर हुआ था? यानी कि आपको बताना है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था साथियों? वैशाली में हुआ था। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भगवान महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम साथियों क्या था? वर्धमान इनका मूल नाम था। ये आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। पाल राजवंश के संस्थापक साथियों कौन थे मुझे बताइए। साथियों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में साथियों सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको क्लिक कर लीजिए। और अगर बात करें ऑल पर अगर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास एग्जाम फतेह की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और अगर आप चाहते हैं साथियों, देखिए मेरा एक टारगेट है। मेरा टारगेट क्या है साथियों? मैं आपको, जैसे कि जो आपका एग्जाम होगा ना एसएससी जीडी का आपका साथियों जो एग्जाम है 2025 वाला, ठीक है, इसमें साथियों मेरा मानना यह है कि मैं आपको हिंदी ऐसी पढ़ा दूंगा कि समझ लीजिए 20/20 आप करके आओगे। उसके अलावा रीजनिंग में आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि 20/20 करके आओगे, और मैथ में आपको ऐसी पढ़ा दूंगा कि 20/20 करके आओगे। जीएस वाला जो पोर्शन है, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि तकरीबन साथियों 14 से 15 सवाल आपके बिल्कुल सही होंगे। तो ये समझ लीजिए साथियों 73-74 नंबर की तैयारी में लेकर चल रहा हूं। नंबर नहीं, ये क्वेश्चन बनेंगे, नंबर बनेंगे तो इसके डबल कर दीजिए, यानी कि 80 प्रश्न आएंगे। 80 में से 73-74 की ये समझ लीजिए तैयारी लेकर अगर आप चलेंगे तो आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे
वो आपकी जॉब हो जाएगी साथियों, ठीक है ना। पाल राजवंश की अगर बात करते हैं साथियों तो धर्मपाल अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। कोणार्क का सूर्य मंदिर साथियों किसने बनवाया था, तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों तो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा ही कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था। स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी, मुझे बताइए। तो किसकी असफलता के बाद हुई थी, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुई थी, या आप सभी लोग यहां पर याद रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को, इन तीनों को फांसी साथियों एक ही दिन पर दी गई थी। उस दिन की अगर बात करें, उस तिथि की बात करें तो 23 मार्च 1931 की वो दिन आप लोग ध्यान रखेंगे जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को साथियों फांसी की सजा दी गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है साथियों 18वें नंबर का सवाल है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है, किसको पृथक करता है, तो लक्षद्वीप को और मालदीव को अलग करता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, नागपुर को जाना जाता है शून्य मील केंद्र के नाम से। नेक्स्ट नंबर का सवाल है काला सोना किसे कहा जाता है, तो काला सोना साथियों पेट्रोल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है काला सोना, पेट्रोल को। इनमें से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं, तो कहां पर साथियों स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं, मैं कहूंगा आटाकामा में स्वर्ण के भंडार पाए जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो जो मुख्यमंत्री होते हैं साथियों राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इस बात का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, मैं कहूंगा साथियों अनुच्छेद 164 में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है। देखिए हमें आपको सभी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है और ये जिक्र की अगर बात करें साथियों किसमें यह जिक्र किया गया है, तो मैं कहूंगा 19 के अनुच्छेद 19 के 1 में यह जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, तो अगर ये सवाल आपसे पूछे तो अनुच्छेद 63 आपको लगा देना है। तो साथियों अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, तो अगर बात करें साथियों जो उपराष्ट्रपति होते हैं यही तो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए कम से कम 35 वर्ष तो उम्र होनी चाहिए। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा कि लोकसभा के सदस्यों के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो कितनी अवधि होती है साथियों 5 वर्ष की अवधि होती है। सही जवाब आपका डी के साथ जाएगा। नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं साथियों, तो कौन करते हैं आपको मालूम होना चाहिए। आप लोग ध्यान रखेंगे अध्यक्ष यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पॉपुलर चैंबर किसे कहा जाता है, तो लोकसभा को क्या कहा जाता है साथियों, लोकसभा को ही पॉपुलर चैंबर कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों, अनुच्छेद 233 में वर्णित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होती है ना ये उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं साथियों, उच्च न्यायालय की सलाह से राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे, बताइए। तो देखिए भारत के तो आपको पता है, पाकिस्तान के भी आप लोग ध्यान रखेंगे इस्कंदर मिर्जा इनका नाम है और ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। उसके बाद देखिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कब किया गया था, तो कब किया गया था 1999 में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि साथियों कौन से कर की बात चल रही है बताइएगा। कह रहे कि कौन से करों में से एक कर है जहां प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है जिसके लिए ये कानूनी रूप से लगाया जाता है, तो प्रत्यक्ष कर की बात चल रही है। प्रत्यक्ष कर साथियों यहां पर आ जाएगा खाली जगह में और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो साथियों आगे देखिए पहले अध्यक्ष की यहां पर बात की गई है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे जीएसटी परिषद के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो अरुण जेटली थे। उसके बाद देखिए धारा की इकाई साथियों मुझे बता दीजिए, तो धारा की इकाई क्या होती है साथियों, एम्पियर होती है धारा की इकाई। अगला सवाल है कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए
ये साथियों 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 10 लाख होते हैं। ये आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर, तो 10 लाख माइक्रोमीटर होते हैं। निम्नलिखित में से सब्जियों में से सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है साथियों? अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें से साथियों मिर्च में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो घाव की अगर बात करें तो विटामिन सी साथियों लेना चाहिए, यानी कि घाव भरने के लिए विटामिन सी सहायक होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत की अगर बात करते हैं साथियों तो आम है, यानी कि आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं गेहूं अंकुर का तेल, तो यह साथियों विटामिन ई इससे आपको प्राप्त होगा गेहूं अंकुर के तेल से। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है? तो हैंसेन रोग की अगर बात करें साथियों, कुछ रोग को कहते हैं हैंसेन रोग। क्या अगर बात करते हैं कुछ रोग को साथियों किस रोग से जाना जाता है? हैंसेन रोग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि आयोडीन के अपर्याप्त सेवन की वजह से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? तो अगर आप या हम आयोडीन बहुत कम लेंगे या बिल्कुल ना के बराबर लेंगे तो घेंगा होने के चांसेस साथियों बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए रेबीज का मुख्य लक्षण क्या होता है, यानी कि किसी को अगर रेबीज हो जाए तो उसका मुख्य लक्षण आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए वो जो है ना, वो साथियों हाइड्रोफीबिया उसको हो जाएगा। हाइड्रोफीबिया यानी कि वो पानी से डरने लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया होने की दशा में साथियों हमारा लीवर डैमेज हो जाता है। क्या साथियों? हमारा यकृत खराब होने की कंडीशन में आ जाता है। मधुमेह की लक्षण की अगर बात करें तो बारंबार यानी कि बार बार पेशाब लगता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब प्यास लगेगी तो पानी ज्यादा पियोगे, पानी ज्यादा पियोगे तो पेशाब ज्यादा लगेगा, यानी कि लक्षण किसका है? डायबिटीज का ये लक्षण है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है? नहीं, ये भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, यानी कि अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए तो आंसर जो मैंने आपको बताया है वो आपको लगाना है। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, मुझे बताइए। तो किससे जोड़ता है साथियों? ये चीन से जोड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई हैं? तो साथियों पाकिस्तान के साथ लगी हुई हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो अगर बात करते हैं साथियों नेपाल से, तो अगर बात करें साथियों 5 राज्यों की सीमाएं टच में हैं, इसलिए राइट आंसर आपका डी 5 हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य मांझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित है? तो अगर बात करते हैं साथियों पंजाब, आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, यानी कि मैकमोहन रेखा सीमा रेखा जो बनाती है वो भारत और चीन के बीच बनाती है। किसके बीच साथियों? भारत और चीन के बीच बनाती है। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित भारत में कितने राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों की 2 या 2 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग भी यहां पर ध्यान रखेंगे 4 हैं। कितनी है भाई साहब? 4 है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से क्या साथियों, यहां पर अगर बात करें मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको साथियों बताना है। तो किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से है, मुझे बताइए। ऐसे नदियों से संबंधित भी साथियों सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ताप्ती नदी जो निकलती है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि बारी दोआब के बीच का क्षेत्र है, यानी कि किस किस नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो मैं कहूंगा व्यास और रावी नदियों के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को व्याथ भी कहा जाता है, यानी कि किस नदी का व्याथ नाम है? तो मैं कहूंगा झेलम नदी का नाम क्या है साथियों? व्याथ है। इसलिए राइट आंसर यहां पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं? तो किन की बात चल रही है? नर्मदा और ताप्ती की बात चल रही है, यानी कि नर्मदा नदियां और ताप्ती नदियां ये पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? तो इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां मिलती हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। देखिए साथियों मैंने सोचा है कि इस बार
इस बार, क्योंकि साथियों जो आपका एसएससी जीडी 2024 की जो फरवरी महीने में आपकी परीक्षा हुई थी, उसमें जिन बच्चों ने साथियों टारगेट सिलेक्शन कह सकते हैं या एग्जाम फतेह से पढ़ा था, तो ये समझ लीजिए हजारों हजार के हिसाब से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगली बारी साथियों आपकी है। और अगर आप पिछली बार परीक्षा अगर आपने दी थी या नहीं दी थी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर साथियों तैयारी करते, क्योंकि समय अभी आपके पास है, काफी समय है, अगर आप साथियों लग के तैयारी करते हैं, मेहनत से तैयारी करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक सिलेक्शन एक सीट आपको साथियों लेकर आप रहोगे। इतनी मेहनत मैं आपको करवा दूंगा, इतनी पढ़ाई मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इस एग्जाम फतेह चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसको साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। और अभी अगर बात करें साथियों, एक आपके लिए पीडीएफ तैयार हो रही है। वो कैसी पीडीएफ है साथियों? 10 मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। क्या साथियों? 10 मॉडल पेपर मैं आपको साथियों दूंगा। उस मॉडल पेपर की अगर बात करते हैं, अगर आपने उस 10 मॉडल पेपर को पढ़ लिया, और हर एक मॉडल पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे साथियों? 80 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, 20 क्वेश्चन हिंदी के। तो ये समझ लीजिए साथियों, मेरा मानना है कि इन 10 मॉडल में मैं मैथ और रीजनिंग का हर एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दूंगा, और हिंदी और जीके जीएस के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं साथियों, उन हर चीज को कंप्लीट कर दूंगा। ये समझ लीजिए, अगर आप इन 10 मॉडल पेपर को तैयार कर लेते तो ये समझा जा सकता है कि पूरा 70% पेपर आपका यहीं से फंसेगा। तो इस पीडीएफ को मैं आपको साथियों दूंगा। इस पीडीएफ को मैं आपको साथियों कहां पर दूंगा? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है। दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में से किसी में साथियों वो मैं पीडीएफ डाल सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद है। यानी कि किसकी बात चल रही है? तो मैं कहूंगा ओडिशा की बात चल रही है। यानी कि ओडिशा राज्य में हेमेटाइट के सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा है? तो किसकी बात चल रही है? राजस्थान की बात चल रही है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए, दिए गए विकल्पों में से विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार किस देश में है? तो अभ्रक का भंडार साथियों ये अपने भारत में, कहां पर है? अपने भारत में है। इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत जो है ना, यह दुनिया में कौन से नंबर का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है? बताइए। तो अगर बात करें साथियों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहला सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी की रेखा के नीचे का प्रतिशत कितना था? तो कितना प्रतिशत था साथियों? 22% था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंग अनुपात उच्चतम है? तो किसका साथियों उच्चतम है? बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों केरल का उच्चतम है। केरल आपका बिल्कुल सही जवाब है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगरों की जनसंख्या, यानी कि ऐसे नगरों, यानी कि ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, ऐसे कितने नगर हैं 2011 की जनगणना के अनुसार? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ऐसे 7 नगर हैं। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। किस देश के प्रति शुद्ध कृषि क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके शारीरिक घनत्व को दर्शाती है, या जनसंख्या घनत्व को दर्शाती है, या कृषि को, या पशुधन को? तो मैं कहूंगा साथियों शारीरिक घनत्व को दर्शाती है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हिमाचल प्रदेश की बात चल रही है। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो क्या आपका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम? आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग क्या है? देखिए, पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना है? तो 14 डिग्री सेल्सियस है। यह आप सभी लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि किसी वस्तु का अधिकतम भार जो होगा ना, वो साथियों भूमध्य रेखा पर होता है, या अगर बात करें पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या पृथ्वी के ध्रुवों पर? तो मैं कहूंगा साथियों कहां पर होता है? पृथ्वी के ध्रुवों पर किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा कि पृथ्वी के कोर यानी कि केंद्रीय भाग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों एक तरीके से बैरिस्फीयर भी कह सकते हैं, यानी कि गुरुमंडल भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद देखिए, पृथ्वी की सबसे निचली परत का नाम बताइए। तो इसको क्रस्ट कहा जाता है। जो पृथ्वी की सबसे
निचली परत होती है इसको क्रस्ट कहा जाता है। अधिकांश भूपर्पटी किस शैल से बनी होती है मुझे बताइए। तो अधिकांश भूपर्पटी जो होती है ना साथियों ये आग्नेय शैल से बनी होती है, इसलिए जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? तो किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के कारण साथियों ज्वार भाटा आता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ पर कितना भाग रेगिस्तान का है मुझे बताइए। तो कितना भाग है साथियों? 5वां भाग है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मोहोरोविक मोहो असातत्य अलग करता है। तो किसको अलग करता है साथियों? ये पर्पटी और मेंटल को अलग करता है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया ये राज्यों का संघ है? तो ये बात किस अनुच्छेद में लिखी है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 1 में लिखी है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में साथियों बताता है मुझे बताइए। तो कौन से अनुच्छेद कौन से भाग की बात चल रही है? आप लोग ध्यान रखेंगे भाग 1 के बारे में। क्या संविधान का भाग 1 जो है ये साथियों भाग संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है? यानी कि अगर बात करते हैं साथियों नए गठन के लिए, नए राज्य के गठन के लिए, तो अनुच्छेद 3 आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भारतीय संविधान के केंद्र शासित प्रदेशों से निम्नलिखित में से कौन सा भाग संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? भाग 8 संबंधित है, ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है मुझे बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात चल रही है। ये आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है मुझे बताइए। तो संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका है? तो मैं कहूंगा भाग 5 में। क्या संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका है? यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो अगर बात करते हैं रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है मुझे बताइए। साथियों अपना ही एक चैनल है जिस चैनल का नाम है टारगेट सिलेक्शन। आपने जरूर पढ़ाई की होगी साथियों यहां से, ठीक है ना। अगर आप पहले पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अपना एक चैनल साथियों टारगेट सिलेक्शन भी है और अभी जहां पर आप पढ़ रहे हो ये एग्जाम फतेह, ये भी साथियों अपना चैनल है। इन दोनों चैनल पर साथियों मेरी क्लासेस चलती हैं। ये अपना मेन चैनल है, इस पर अपनी क्लासेस साथियों रेगुलरली चलती है। तकरीबन डेली 2 क्लासेस आती हैं। इस पे साथियों हर 1 से 2 दिन में एक वीडियो आती है। तो मैं कहूंगा अगर आप इस चैनल को साथियों ज्वाइन कर लेते हैं तो यहां पर डेली आपको एक ऐसी वीडियो मिलेगी जो पूरे मॉडल पेपर पर आधारित होगी। यानी कि इसमें डेली एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे और इन 80 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के और 20 क्वेश्चन मैथ के। यानी कि पूरे सिलेबस पर आधारित ये साथियों क्लास है। तो आप लोग टारगेट सिलेक्शन चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस बार हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे रत्ती भर की साथियों ये शिकायत ना मिल जाए कि भाई मेरा ये तैयार नहीं हो पाया था इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये वजह हो गई थी, ये वजह हो गई थी, ऐसा मुझे सुनने को ना साथियों मिल जाए। क्योंकि साम दाम दंड व भेद कोई भी तरीका अगर इस बार अपनाना पड़े तो मुझे सिलेक्शन दिलाना है आपको। मुझे ज्यादा से ज्यादा साथियों सिलेक्शन चाहिए, बस मुझे इस बात से एक तरीके से मतलब है, ठीक है ना। चलिए तो मैं खुद जान लगा दूंगा अपनी, भले जान चली जाए, लेकिन ये समझ लीजिए इस बार आपको सिलेक्शन दिलाना है हर हालत में संविधान का। और देखिए जान बचाने वाला लेने वाला तो ऊपर वाला होता है। हम जितनी मेहनत करें, अगर हमारी किस्मत में साथियों जान जाना होगी तो चली जाएगी, नहीं जाना होगी तो साथियों नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए तो कोई डरने वाली बात नहीं, ऐसा ना सोचना कि भाई सर, चलिए खैर कोई बात नहीं। संविधान का संरक्षक की अगर बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को ही क्या कहा जाता है? संविधान का संरक्षक कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए मुझे बताइए। तो कितने वर्षों तक का साथियों? तकरीबन 10 वर्षों का उनको अनुभव होना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट में काम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय के स्थापना एवं गठन संबंधी प्रावधान संविधान
के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। क्या आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? तो भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था साथियों? 28 जनवरी 1950 को हुआ था। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर जो कर लगता है ना उसको वसूला जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ग्राम सभा का अभिप्राय साथियों क्या है मुझे बताइए। देखिए, ग्राम सभा की अगर बात करें तो एक पंचायत क्षेत्र के लोग को कहते हैं, या ग्राम स्तर में पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जो पंजीकृत लोग होते हैं उनको कहते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो कितने होते हैं साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वो 20 होते हैं और पदेन सदस्य जो होते हैं वो 5 होते हैं। देखिए 20 और 5 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में आनंद महिंद्रा को कहां स्थापित यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो कहां पर साथियों? आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना में, यानी कि तेलंगाना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास साथियों शुरू हुआ है मुझे बताइए। क्या आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, दक्षिण कोरिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सा देश भारत को 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा? तो कौन सा देश करेगा साथियों? नेपाल करेगा। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। किसने वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल जीता है? तो किसने जीता है साथियों? आप लोग बताएंगे। पंकज आडवाणी जी ने जीता है। किसने जीता है साथियों? पंकज आडवाणी जी ने जीता है। उसके बाद देखिए, किस देश में एक शक्तिशाली तूफान एम्पिल आया है? तो किस देश में साथियों एम्पिल आया है? तो मैं कहूंगा जापान देश में ये तूफान एम्पिल आया है। हाल ही में किसने पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो किसने जारी किया है साथियों? यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। सॉरी, तो ये राजनाथ सिंह ने जारी किया है। किसने जारी किया है? राजनाथ सिंह ने जारी किया है। किस देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है? तो साथियों सूडान देश ने हैजा प्रकोप की घोषणा की है। अगला सवाल है जो कि आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है, पूछा जा रहा है कि किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए? तो मैं कहूंगा केरल विश्वविद्यालय ने क्या काम किया है? केरल विश्वविद्यालय ने सुरक्षा के लिए उन्नत साइनाइड सेंसर विकसित किए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने 2 से 4 मित्रों के साथ, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेक्शन में एग्जाम फतेह साथियों बहुत बड़ी अपनी एक अहम भूमिका निभाएगा। तो अगर 2 से 4 मित्रों के साथ शेयर कर देते हैं तो मुझे वाकई में बहुत खुशी होगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में साथियों टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको क्लासेस रेगुलरली मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।